नमस्कार। इस क्लास में हम जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, जिनका हमने पिछली क्लास में भी डिस्कशन किया था, जो रिमेनिंग फैक्टर्स हैं उनका हम इस क्लास में डिस्कशन करेंगे। पिछली क्लास में हमने जो देखा था कि जनसंख्या वितरण के अंतर्गत इन टॉपिक्स का अध्ययन किया जाता है और जनसंख्या वितरण से हमारा तात्पर्य है कि किसी पृथ्वी धरातल पर इसके विभिन्न भागों पर जनसंख्या का जो स्थानिक वितरण प्रतिरूप पाया जाता है, उसका विश्लेषण जनसंख्या वितरण के अंतर्गत किया जाता है। जनसंख्या वितरण का जो अध्ययन है वो इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी पर जनसंख्या का जो वितरण है वो असमान पाया जाता है। पृथ्वी पर कुछ स्थान ऐसे हैं जहां उपयुक्त भौगोलिक दशाएं पाई जाती हैं, वहाँ पे जनसंख्या सघन निवास करती है। कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ अनुपयुक्त भौगोलिक दशाओं के कारण वो क्षेत्र जनशून्य क्षेत्र भी है या कम जनसंख्या निवास करती है। इस कारण जो है धरातल पर जो जनसंख्या का असमान वितरण प्रतिरूप पाया जाता है, उसको कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो उसे प्रभावित करते हैं, उसमें से हमने पिछली क्लास में देखा था कि जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों को मोटे मोटे रूप से हमने दो भागों में बांटा था, प्राकृतिक कारक और मानवीय कारक। प्राकृतिक कारकों के अंतर्गत हम जो भौतिक कारक हैं, जैसे धरातल, जलवायु, मृदा, खनिज पदार्थ, जलाशय स्थिति या अभिगम्यता, इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये सब ऐसे कारक हैं जो जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करते हैं। वहीं मानवीय जो कारक हैं उनमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक या डेमोग्राफिक या जनांकीय जो कारक हैं वो जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करते हैं। अब हम यदि बात करें प्राकृतिक कारकों की, तो प्राकृतिक कारकों में से हमने धरातल और जलवायु के बारे में पिछली क्लास में डिस्कशन किया था। अब हम जानेंगे मृदा। मृदा जो है किसी भी क्षेत्र की जो उपजाऊ मिट्टी है वो हमेशा मानव निवास को अपनी ओर आकर्षित करती है, क्योंकि ऐसा कहा भी गया है इसी वजह से कि मानव सभ्यता के इतिहास को भी जो है मिट्टी का इतिहास माना जाता है। प्राचीन समय से ही जो उपजाऊ मिट्टी है वो मानव को आकर्षित करती रही है। इसका कारण यह है कि जो पेड़ पौधे या वनस्पति जो है, इन पौधों को उगने के लिए जो आधार है वो मृदा से ही प्राप्त होता है। अब जिन क्षेत्रों के अंदर उपजाऊ मिट्टी, जैसे नदी घाटी वाले जो क्षेत्र हैं जहाँ जलोढ़ प्रकार की जो उपजाऊ मृदा पाई जाती है, यहाँ पर जो है जनसंख्या सघन निवास करती है, क्योंकि विश्व की अधिकांश जो शाकाहारी जनसंख्या है उनका तो सीधा जो भोजन है वो वनस्पतियों से प्राप्त होता है और वनस्पतियों के विकास के लिए उपजाऊ मृदा का होना आवश्यक है। वहीं जो मांसाहारी जो जनसंख्या है उसका भोजन के लिए वो जिन जीव जंतुओं पर डिपेंडेंट रहते हैं, वो जीव जंतु वनस्पति या विभिन्न पेड़ पौधों पर डिपेंडेंट रहते हैं। इस तरीके से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो है उपजाऊ मृदा वो मानव के जो भोजन है उसको प्रभावित करती है। यदि हम प्राचीन समय से ही देखें तो जो मृदा, जिन क्षेत्रों के अंदर उपजाऊ मृदा पाई गई है वहाँ पर जो है मानव अधिवास अधिक पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कृषि फसलों का अधिक उत्पादन होता है और कृषि फसलों के अधिक उत्पादन के कारण वहाँ अधिक जनसंख्या का भरण पोषण हो सकता है। इस तरीके से उपजाऊ मिट्टी वाले जो क्षेत्र हैं वो जनसंख्या को आकर्षित करते हैं, वहीं अनुपजाऊ मृदा वाले क्षेत्रों में कम जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट जो कारक है खनिज पदार्थ। जो खनिज पदार्थ है इनका इम्पोर्टेंस जो है या इनकी उपयोगिता औद्योगिक क्रांति के पश्चात जो है वो ज़्यादा हो गई है। औद्योगिक क्रांति के पश्चात ये एक ऐसा कारक है जो जनसंख्या वितरण को काफ़ी प्रभावित करता है। खनिज पदार्थों में जो मुख्य खनिज है लोहा, तांबा, बॉक्साइड और बहुमूल्य खनिजों में सोना, चांदी, हीरा, प्लेटिनियम,
ये जो खनिज हैं ये जिन स्थानों पर अधिक पाए जाते हैं वहाँ पर विभिन्न उद्योग धंधे विकसित होते हैं और उन उद्योग धंधों से लोगों को रोजगार प्राप्त होता है और ये ऐसे क्षेत्र बन जाते हैं जो जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वहीं जो ऊर्जा के संसाधन कोयला पेट्रोलियम है ये भी जो है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। विभिन्न क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ अनुपयुक्त जो जलवायु की दशाएं पाए जाने के बावजूद भी वहाँ पे मानव अधिवासियों का निवास हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जो मध्य एशिया या पश्चिमी एशिया है यहाँ मरुस्थलीय उष्ण मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। इसके बावजूद भी यहाँ जो पेट्रोलियम के जो भंडार या खनिज तेल के जो भंडार पाए जाते हैं इस कारण यहाँ जनसमूहों या नगरों का निवास हुआ है या जनसंख्या अधिवासों का निर्माण हुआ है। वहीं यदि हम यूरोप में देखें 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य जो कोयला पेटी है पश्चिम से पूर्व की ओर इस पेटी में जनसंख्या अधिवासों का अधिक निर्माण हुआ है क्योंकि यहाँ ऊर्जा संसाधन के रूप में कोयला और वहीं इसी पेटी में लोहा ऐसे भी निक्षेप पाए जाते हैं। तो इन खनिजों की उपलब्धता के कारण इस क्षेत्र में जनसंख्या अधिवासों का निर्माण हुआ है। एक एग्जाम्पल और लें यदि हम ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी भाग है वहाँ मरुस्थलीय दशाएं पाई जाती हैं। वहाँ शुष्कता के बावजूद भी वहाँ कालबुर्गी और पुलगार्डी की जो क्षेत्र है वहाँ पे सोने की निक्षेप पाए जाते हैं। तो इस क्षेत्र के अंदर इन जो है सोने की खनन के लिए जो है कालबुर्गी और पुलगार्डी जो नगरों का विकास हुआ है। तो औद्योगिक क्रांति के पश्चात या उद्योगों के या आधुनिक समाज की यदि हम बात करें तो उसमें जो खनिज पदार्थ जो हैं ये भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने में अपना अहम योगदान देते हैं। नेक्स्ट, जलाशय यदि हम देखें, जल जो है वो मानव की जैविक आवश्यकता है। बिना जल के जो है मानव जीवित नहीं रह सकता, ना ही उसके क्रियाकलाप हो सकते, चाहे वो मानव स्वयं के पीने के लिए, उसके घरेलू कार्यों के लिए, औद्योगिक कार्यों के लिए, सिंचाई, इन सभी कार्यों के लिए उसे जल की आवश्यकता होती है। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पे जलापूर्ति होती है या जलापूर्ति की सुविधा उपलब्ध है उन क्षेत्रों में सघन जनसंख्या निवास करती है। और प्राचीन समय से ही जो नदियों के किनारों पर ही नगरों का विकास हुआ है या जनसंख्या अधिवासों का निर्माण हुआ है। जल जो है वो यातायात की सुविधा भी उपलब्ध करवाता है। आप चाहे यदि देखोगे संसार के जो बड़े बड़े जो नगर हैं वो समुद्री तटों पर ही बसे हुए हैं। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं इंडिया में भी यदि हम देखें कोलकाता है, मुंबई है, चेन्नई, इसके अलावा विश्व में यदि हम देखें न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, शंघाई, सिंगापुर, ये आदि सभी ऐसे नगर हैं जो समुद्र तट या जल के किनारे पर बसे हुए हैं क्योंकि इनसे जो है वो यातायात की सुविधा भी उपलब्ध हो जाती है। तो इस तरीके से जलाशय जो है वो जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यदि शुष्क मरुस्थलों में भी हम जनसंख्या अधिवासों को देखें तो वो भी वहीं विकसित हुए हैं जहाँ पे जल स्रोत उपलब्ध हैं या कोई ना कोई जलाशय उपलब्ध है। उस जलाशय के चारों तरफ पेड़ पौधे, हरियाली आदि पाए जाते हैं और मानव समूह भी वहाँ तब तक ही निवास करता है जब तक उस जलाशय में जल उपलब्ध होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में यदि आप देखोगे तो पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर भी जहाँ प्राकृतिक जल स्रोत या कोई झील, झरना पाया जाता है वहीं मानव बस्तियां स्थापित होती हैं। इस तरीके से जो पर्याप्त जल उपलब्धता वाले क्षेत्रों में जनसंख्या अधिवासों का निर्माण होता है, जनसंख्या निवास करती है। तो काफी हद तक जलापूर्ति जो है वो जनसंख्या वितरण एवं उसकी सघनता को प्रभावित करती है। नेक्स्ट प्राकृतिक कारक यदि हम देखें स्थिति, किसी भी जो क्षेत्र है उसकी स्थिति जो है वो भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। स्थिति का जो सीधा सा हमारा तात्पर्य है स्थल या जल के सागर के संदर्भ में किसी प्रदेश की जो स्थिति है वो किस प्रकार की, जैसे अंतर्महाद्वीपीय या मध्य देशीय हो सकती है, द्वीपीय हो सकती है, सागर तटीय हो सकती है, अंतर पर्वतीय या गिरि जो पदीय हो सकती है, पर्वतवादीय हो सकती है। ये सब जो है उसकी प्राकृतिक स्थितियां हैं और प्राकृतिक स्थिति कहीं ना कहीं उसकी अभिगम्यता
जिसका साधारण भाषा में कहूँ तो पहुंच को प्रभावित करती है। तो सापेक्ष जो स्थिति है वो अभिगम्यता को जो है परिभाषित करती है। जैसे किसी भी स्थान की केंद्रीय स्थिति हो सकती है, परिधीय स्थिति हो सकती है, सामरिक स्थिति हो सकती है। किसी भी प्रदेश की स्थिति और उसकी पहुंच या अभिगम्यता में सीधा सीधा संबंध होता है। यदि किसी प्रदेश में आवागमन की सुविधा जितनी अधिक होगी, उस प्रदेश में जनसंख्या उतनी अधिक निवास करेगी या वो क्षेत्र जनसंख्या को उतना ही अधिक आकर्षित करेगा। जैसे शिलाकृति में हमने देखा था कि समतल मैदानी जो भाग हैं, जो जिनमें रेल, सड़क, नहर तीनों ही परिवहनों के लिए उपयुक्त दशाएं पाई जाती हैं, इस कारण जो है इन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक निवास करती है या जनसंख्या सघन पाई जाती है। वहीं समुद्र तटीय क्षेत्र में भी जो है बड़े बड़े नगरों का विकास हुआ है या वहाँ पे सघन जनसंख्या निवास करती है। कारण है कि वहाँ उसकी जो स्थिति जो है और उसकी जो अभिगम्यता है वो जनसंख्या को आकर्षित करती है। इस तरीके से किसी भी स्थान की जो स्थिति और अभिगम्यता है उसका भी उसके जो है जनसंख्या वितरण एवं घनत्व पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे हम मानवीय कारक। मानवीय कारकों में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और जनांगीय जो कारक हैं ये जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करते हैं। आर्थिक कारकों की यदि हम बात करें तो किसी भी क्षेत्र में मानव के निवास के लिए वहाँ कोई ना कोई जीविकोपार्जन का साधन होना अनिवार्य है, चाहे वो आखेट, पशुपालन, कृषि, उद्योग धंधे, परिवहन किसी भी रूप में हो सकता है। मानव को जीवन यापन के लिए किसी न किसी आर्थिक साधन की आवश्यकता होती है। यदि हम वर्तमान प्रौद्योगिकी युग की बात करें तो इस काल में जिन क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी विकास अधिक हुआ है वहाँ उद्योग धंधों का अधिक विकास होने के कारण जो है रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं और उस वजह से जो है वो क्षेत्र बड़े नगरों के रूप में विकसित हुए हैं। इस तरीके से आर्थिक रूप से सुदृढ़ क्षेत्र जो है अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाते हैं और इस वजह से वहाँ जनसंख्या अधिक निवास करती है और जहाँ रोजगार के साधनों का अभाव पाया जाता है वहाँ विरल जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट यदि हम देखें सामाजिक सांस्कृतिक कारक, तो जनसंख्या वितरण प्रतिरूप पर किसी भी समाज के संगठन, वर्ग भेद, रीति रिवाज, परंपरा, धार्मिक विश्वास और उसके जीवन मूल्यों का भी प्रभाव पड़ता है। हालांकि वर्तमान में इनका जो प्रभाव है वो कम पड़ता है। जैसे इसको हम देखें कि किसी भी धर्म के जो धार्मिक विश्वास और जीवन मूल्य हैं वो वहाँ की जनसंख्या वितरण में, जैसे वहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर को तीव्र या कम कर सकते हैं। मुस्लिम समाज में यदि हम देखें तो वहाँ पे उस धर्म, उनके विश्वास के कारण जो है वो जन्म दर ज़्यादा पाई जाती है। वहीं कुछ सामाजिक प्रथाएं और जीवन मूल्य को जनसंख्या जो स्थानांतरण है वो उसको भी नियंत्रित करते हैं और प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जो है कि जनसंख्या वितरण से जुड़ा हुआ होता है। वहीं जो भौतिकतावादी पश्चिमी यूरोपीय समाज है वहाँ पे धार्मिक विश्वास, उनके जीवन मूल्यों के कारण वो जो है या उनके जीवन मूल्यों के कारण जो है वो उनमें स्थानांतरण अधिक पाया जाता है। और विश्व में जिन जिन क्षेत्रों में अल्प जनसंख्या वाले जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन क्षेत्रों में जाकर वो लोग बस गए हैं और वहाँ पर जो है जो वहाँ उन क्षेत्रों की जनसंख्या बढ़ी है और उनके क्षेत्रों की जनसंख्या जो है वो कम हुई है। वहीं यदि हम देखें राजनीतिक कारक, राजनीतिक कारकों में सरकार की जो नीतियां हैं वो भी जनसंख्या वितरण को एवं घनत्व को प्रभावित करती है, नियंत्रित करती है। विभिन्न देशों की जो अपनी अपनी सामाजिक, आर्थिक और परिस्थिति के हिसाब से वहाँ की जनसंख्या नीतियों का निर्धारण होता है और इन्हीं जनसंख्या जो नीतियाँ होती हैं इनमें जनसंख्या की वृद्धि एवं ये उनके प्रवास को नियंत्रित करती है। यदि हम देखें तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही जो विभिन्न देश है जिन्होंने जनसंख्या के आप्रवास पर नियंत्रण लगा दिया है। आप्रवास पर नियंत्रण की वजह से जो क्षेत्र जैसे भारत और चाइना जैसे ऐसे देश हैं जहाँ पे जो है अधिक जनसंख्या निवास, प्राकृतिक रूप से जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है और अब यहाँ की जनसंख्या अन्य देशों जैसे अमेरिका, यूरोप, वहाँ की जनसंख्या नियंत्रण के कानूनों की वजह से वहाँ स्थानांतरण नहीं कर सकती, तो यहाँ पे जनसंख्या में तेजी से जनसंख्या वितरण अधिक पाया गया है, जनसंख्या घनत्व में तेजी से वृद्धि हुई है।
वहीं हम बात करें जनांकी जो कारक हैं, इसमें जनांकी कारकों से हमारा तात्पर्य है जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि, प्रवास, नगरीकरण। ये सब ऐसे तत्व हैं जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जनांकी कारक कहलाते हैं। तो जनसंख्या की जो जिन क्षेत्रों में प्राकृतिक जन्म दर ज़्यादा पाई जाती है, मृत्यु दर कम पाई जाती है, मतलब प्राकृतिक वृद्धि दर अधिक है, तो वहाँ पे जनसंख्या वितरण